Tried to tell her that I don't even need her. Told her bad bitch to keep her feet up. Making all the songs and I don't take the fees, yo. Tell me you my bro, but I don't need to see you. एंड वी आर बैक अगेन। अब बात होगी किस चीज की जिसका था आप सभी को बेसब्री से इंतजार। या तो आपका रिफंड क्लेम होगा सैंक्शन यानी कि एक्सेप्ट, या फिर होगा रिजेक्ट। पहले जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे हम एप्लीकेशन को लेकर। एप्लीकेशन एक्सेप्ट और रिजेक्ट हो रही थी। जब हमने RFD 03 की बात करी तो वो डेफिशिएंसी मेमो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी। जब RFD 02 में एक्नॉलेजमेंट मिला तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई थी। लेकिन अब फाइनली जब सब कुछ मामला चेक किया जा चुका है, 60 दिन का जो समय आपको दिया गया था प्रॉपर ऑफिसर को वो पूरा हो चुका है और वो हर तरह से चेक कर चुका है। विदहेल्ड करना था तो विदहेल्ड कर चुका है, रिलीज करना था रिलीज कर चुका है, प्रोविजनल रिफंड देना था प्रोविजनल रिफंड दे चुका है। अब जब सारा मामला साफ है तो अब यह देखा जाएगा कि पूरा प्रॉपर एग्जामिनेशन करने के बाद उसे रिजेक्ट करना है रिफंड क्लेम या फिर एक्सेप्ट करना है रिफंड क्लेम। बात को ध्यान से सुनना। बहुत सारी बातों को एक सीक्वेंस में लिंक करके मैंने आपको इस एक डायग्राम के थ्रू समझा दिया है और इतना बढ़िया डायग्राम है साहब कि इसके बाद आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी सैंक्शनिंग का प्रोसेस समझने में या फिर रिजेक्शन का प्रोसेस समझने में। और ये मैंने इसे कर दिया है रोटेट क्लॉकवाइज और ये हमारे सामने बिल्कुल सीधा होकर आ गया है। देखिए साहब, ये रहा वो डायग्राम। शुरुआत करेंगे, आप अपनी बुक्स में फोकस करेंगे, मैं यहां पर जूम करके फोकस करूंगा। यहां से कहां से? अपॉन एग्जामिनेशन। अब मैंने स्क्रूटनी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करा, मैंने लिखा अपॉन एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिफंड। यानी कि जब एप्लीकेशन को, रिफंड की एप्लीकेशन को पूरी तरह से एग्जामिन कर लिया गया 60 दिन के पीरियड में, तो भैया अब तू देख ले कि तू सेटिस्फाइड है कि तू अनसेटिस्फाइड है। वेदर यू आर सेटिस्फाइड और यू आर अनसेटिस्फाइड, यू हैव टू डिसाइड। दैट्स योर डिसीजन विल बी वेदर पेबल टू एप्लीकेंट। अब देखो, जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हो, बात को धीरे धीरे से देखना, धीरे धीरे से समझना। आपने एप्लीकेशन पूरी तरह से एग्जामिन कर ली, सेटिस्फाइड हो कि अनसेटिस्फाइड हो? सेटिस्फाइड हो, वेल डन। अब जब तुम सेटिस्फाइड हो तो याद करो, मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 54 सब सेक्शन नंबर 5। सेक्शन 54 सब सेक्शन 5 ये बोलता है कि अगर रिफंड बनेगा तो CWF में जाएगा। बाय डिफॉल्ट अजम्पशन थी लॉ की कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड, गलत उग गया था मेरा समझा समझा के उस टाइम पर आपको, कि बाय डिफॉल्ट जब भी रिफंड ऑर्डर पास होता है, रिफंड बनता है, तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड की तरफ ही अपना रास्ता मोड़ लेता है टिल एंड अनटिल आपका जो प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट की कंडीशन थी वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती। अगर वो सेटिस्फाई कर दे तो हाँ साहब कि मैंने अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं किया है, तो ये कहा जाएगा कि वेदर पेबल टू दी एप्लीकेंट। फिर ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या एप्लीकेंट को तो नहीं देना? हाँ, एप्लीकेंट को ही देना है, एप्लीकेंट को ही देना है। अब अगर एप्लीकेंट को देना है तो क्या ये टैक्स वो टैक्स है, क्या ये रिफंड का अमाउंट वो रिफंड का अमाउंट है जो एक्चुअल में टैक्स पेड था जीरो रेटेड सप्लाई या डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में? डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में सप्लायर वाली बात हो रही है दोस्त। डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में याद करो, मैंने कहा था कि सप्लायर ऑन पॉकेट से पे कर देगा और उसके बाद रिफंड ले लेगा। और गुड्स को या सर्विसेज को विद पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट करोगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको वो रिफंड दे देगा गुड्स के केस में। तो ये वो वाली बात हो रही है। क्या वो वाला केस है? हाँ, ये वो वाला केस है। देखो कितनी चीजें चेक करी मैंने। पहले मैंने चेक करा कि आपने एग्जामिनेशन करा कि नहीं करा, स्क्रूटनी हो गई, स्क्रूटनी होने पर तो RFD 02 दिया था, अब तो फाइनल रिफंड ऑर्डर दे रहे हैं, एग्जामिनेशन करके देंगे। एग्जामिनेशन हो गया, सेटिस्फाइड हो? हाँ। रिफंड क्या एप्लीकेंट को पेएबल बनता है? हाँ। क्या ये टैक्स पेड वाले रिफंड, टैक्स पेड वाला रिफंड है? हाँ। तो फिर RFD 06 बताया था ना मैंने आपको, RFD 06 में फाइनली ये लिखते हुए, RFD 06 में 3 चीजें मेंशन करनी पड़ेगी कि कितना अमाउंट प्रोविजनली दे दिया था, 90% तो प्रोविजनली दे दिया था, कितना अमाउंट ऐसा है जो मैंने डिमांड के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया, अगर ऐसा हुआ है तो, अगर कोई डिमांड थी और उसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट हुआ है तो वो अमाउंट यहां पर आएगा। और फाइनली कितना बैलेंस आपने रिफंड कर दिया। वापस बोलेंगे 3 चीजें कौन सी है? प्रोविजनली कितना दे दिया, डिमांड से एडजस्ट कितना कर लिया, और रिमेनिंग बैलेंस कितना पास कर दिया। ये तीनों चीजें आपको RFD 06 में मेंशन करके, मैंने कहा था ना कर्ण अर्जुन, RFD 05 पेमेंट ऑर्डर साथ में चिपकाना पड़ेगा और साथ में चिपकाते ही वो पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा किसके बैंक अकाउंट में? एप्लीकेंट के बैंक अकाउंट में। दैट इज द वेरी सिंपल प्रोसेस। वापस रिपीट करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, चेक करेंगे क्या ये वाकई ही में पेबल था क्या एप्लीकेंट को? हाँ। टैक्स पेड की बात हो रही है क्या? हाँ। तो फिर RFD 06 के अंदर 3 चीजें लिखेंगे, RFD 05 के साथ उसे उसके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा।
यही नहीं साहब, अगर ये टैक्स पेड के रिलेशन में नहीं होता, ये अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 से आ रहा होता, तो भी आरएफडी 06 इशू करके उसको उसके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता। तो सर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि टैक्स पेड का है जीरो रेटेड सप्लाई, यानी कि एक्सपोर्ट की बात कर रहे हो या डीम्ड एक्सपोर्ट की बात कर रहे हो, बैंक में डाल देंगे। अनयूटिलाइज्ड आईटीसी की बात कर रहे हो, बैंक में डाल देंगे। लेकिन अगर इसके अलावा कोई मामला हो रहा है, जैसे एक्सिस पेमेंट ऑफ टैक्स, देना तो 2000 दे दिया 20,000। अगर बात कर रहे हो रॉन्ग पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उस सिचुएशन में बैंक अकाउंट में नहीं डालेंगे, उसे वापस वहीं लौटा दिया जाएगा जहां से वो आया था। अगर वो कैश लेजर से आया था तो कैश लेजर में डाल देंगे, अगर वो क्रेडिट लेजर से आया था तो वापस क्रेडिट लेजर में डाल देंगे। आरएफडी 06 तो इशू होगा माय डियर फ्रेंड्स, आरएफडी 06 तो इशू होगा, लेकिन इन प्रोपोर्शन ऑफ ओरिजिनल डेबिट। सर थोड़ा समझाओ ना, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, समझाता हूं मैं, आइए मेरे साथ। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने देना था कितना, 2,000 रुपए, आपने दे दिया 20,000 रुपए, और जब 20,000 का पेमेंट आपने करा तो 15,000 तो आपने अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज कर लिया, और 5,000 रुपए आपने उसके बाद अपने कैश लेजर से पे कर दिए। बोलो हाँ के ना? हाँ बिल्कुल सही बात है। देना कितना था? 2,000। तो अब रिफंड कितने का बनेगा? 18,000। प्रपोर्शनेट क्या है? प्रपोर्शन निकालो। 15:5, तो 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15, 3:1, 3:1। 3 आया है आईटीसी से, 1 आया है कैश लेजर से, तो 18,000 को हम 3:1 में बाइफरकेट कर देंगे। आप चाहें तो कर भी सकते हैं। 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, इट इज नथिंग बट 13,500। तो 13,500 का जो अमाउंट है ये तो हम डाल देंगे आपके, बोलो किसमें? इनपुट क्रेडिट लेजर में, इनपुट क्रेडिट लेजर में। और बाकी जो बचता है साहब, कितना बचता है आपके पास? आपके पास बचता है 4,500। तो 4,500 आपके ई कैश लेजर में डाल दिया जाएगा वापस। अब यहां से आप 4,500 का रिफंड ले लो। ये रिफंड तो आप ले ही सकते हो, एपीएल ये आरएफडी 01 लगाओ, और आरएफडी 01 लगाकर वही कैश लेजर से डायरेक्टली पोर्टल ही आरएफडी 02 में एक्नॉलेजमेंट जनरेट कर देगा। ये 4,500 निकलवा लो। और ये तो वैसे भी तुम्हारा आईटीसी था, ओ भाई तुम्हारे खाते में क्यों डाले? ये तो रॉन्ग पेमेंट का केस था ना, ये तो रॉन्ग पेमेंट का केस था। ये आईटीसी 15,000 तो तुम्हारे पास पहले पड़ा था, ये तुम्हारे खाते में क्यों डाले? बैंक अकाउंट में थोड़ा डालेंगे। तो समझे तुम? एक चीज यहां से तुम बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि बैंक अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ तभी तुम्हारा पैसा जाएगा जब तुमने या तो एक्सपोर्ट करा हो, या तो तुमने अनयूटिलाइज्ड आईटीसी यानी कि विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट करा हो। एक्सपोर्ट यानी जीरो रेटेड होना जरूरी है। Whether with payment or without payment, it will be the case of zero rated only when the amount of tax, whether it is your tax paid or whether it is your input tax credit, will get deposited in your bank account. Otherwise, in all the other cases, it will get refunded back to the original ledger from which it will get original debited. बोलो हाँ के ना? हाँ जी सर, बात तो बिल्कुल सही। ओरिजिनली डेबिट हुआ था उसी लेजर में से वापस प्रोपोर्शनेट करके क्रेडिट कर दिया जाएगा। हाँ के ना? और ये देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी बता दिया तुमको, ये मैंने पूरा एग्जांपल बता दिया कि कैसे प्रोपोर्शनेट होगा। हालांकि मैंने यहाँ ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया, वही चीज मैंने उस डायग्राम में भी आपको दे रखी है। अब आगे चलो मेरे साथ। अच्छा, वेदर पेबल टू द एप्लीकेंट, नो, अनजस्ट एनरिचमेंट की कंडीशन हिट हो गई, अनजस्ट एनरिचमेंट की कंडीशन हिट हो गई। अब क्या करेंगे? अभी भी आरएफडी 06, ओ भाई आरएफडी 06 तो यूनिवर्सल है, उसके बिना तो अपना रिफंड ऑर्डर बन ही नहीं सकता। तो रिफंड ऑर्डर बना, लेकिन इस बार कहां चला जाएगा? कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। और आरएफडी 05 करण अर्जुन है जी, करण अर्जुन है। पेमेंट ऑर्डर दोगे तभी वो क्रेडिट किया जाएगा सीडब्ल्यूएफ, कंज्यूमर वेलफेयर फंड। अब कंज्यूमर वेलफेयर फंड क्या होता है, अभी थोड़ी देर में बहुत डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन अगर पूरा एग्जामिनेशन करने के बाद पता चले कि तो घपला था, आप अनसेटिस्फाइड हो, नहीं देना है इसको रिफंड, रिफंड रिजेक्ट होना चाहिए, तो ध्यान से सुनना, डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं कर सकते आप, डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट रिजेक्शन ऑर्डर पास नहीं कर पाओगे दोस्त। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको शो कॉज नोटिस, जिसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सामने वाले को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। प्रिंसिपल है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट है ना, बिल्कुल उसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है कि सामने वाले, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसके अंदर हम कहते हैं साहब अपॉर्चुनिटी तो दो एक बार। अरे पूछ तो लो यार, अगर तुम्हें शक लग रहा है कि नहीं ये तो जेन्युइन केस नहीं है, फेक केस है, फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो एक बार उससे बात कर लो। तो बात की जाएगी 08 में, बात की जाएगी
08 में, RFD 08 यहां पर आपको इशू करना पड़ेगा। दिस इज नथिंग बट अ शो कॉज नोटिस, जिसका रिप्लाई सामने वाले को यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन को, एप्लीकेंट को विद इन 15 डेज देकर चलना पड़ेगा। 15 दिन में जवाब दे देता है तो ठीक, नहीं देता है तो ठीक। अगर नहीं देता है 15 दिन में जवाब, तो भैया फिर तो आपका रिफंड एप्लीकेशन नहीं, रिफंड का अमाउंट ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। RFD 06, मैंने बोला ना, एक्सेप्ट करने के लिए भी RFD 06 है, रिजेक्ट करने के लिए भी RFD 06 है। RFD 08 में हम शो कोज इशू करते हैं अगर रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं हो, या फिर टोटली अनसेटिस्फाइड, या फिर उसने रिप्लाई ही नहीं दिया 15 दिन में, तो दोनों ही केसेस के अंदर सीधा सीधा आप उसे रिजेक्ट कर दोगे। तो देखो, अगर आप अनसेटिस्फाइड हो यानी टोटली अनसेटिस्फाइड हो, आपने कहा जी साहब बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलना चाहिए, 1 रुपया भी नहीं मिलना चाहिए, या फिर उसने रिप्लाई नहीं दिया, दोनों ही केसेस में हम रिफंड को रिजेक्ट कर देंगे, और जो भी रिजेक्ट हुआ उतना अमाउंट वापस उसकी क्रेडिट लेजर में डेबिट हो जाएगा। देखो एक चीज समझाता हूं मैं आपको, हो सकता है इतना सारा हमने पढ़ा करा तो कहीं कंफ्यूजन डेवलप हो गया हो, वो कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। हालांकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कंफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मैं कंफ्यूजन क्रिएट करके आपको उसका सॉल्यूशन देता हूं। आपने रिफंड के लिए एप्लीकेशन लगाई, आप रिफंड किस चीज का ले रहे हो? इनपुट टैक्स क्रेडिट या फिर टैक्स पेड? और टैक्स पे भी हुआ होगा तो कहां से पे हुआ होगा? ITC और कैश लेजर। अगर आपने विद पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट कर भी दिया मेरे दोस्त, तो आपने कैसे उसका पेमेंट कैसे करा होगा टैक्स का? आपने पहले तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो सेट ऑफ कराया होगा, और फिर कैश से पेमेंट करा होगा। तो टेक्निकली 2 लेजर काम में आ रही है, एक क्रेडिट लेजर और एक कैश लेजर। अगर आपका रिफंड रिजेक्ट होता भी है, चाहे वो विद पेमेंट हो चाहे विदाउट पेमेंट हो, कभी भी उसका मतलब ये नहीं होता कि आपसे पैसा छीन लिया जाएगा। आपसे कोई कानून पैसा छीन नहीं सकता आपका, आपके सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं डालेंगे। तो रिफंड रिजेक्ट होने का मतलब यह है कि आपका पैसा आपके पास ही रहेगा, आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो मेरे दोस्त आपके पास ही रहेगा, बस आपको बैंक अकाउंट में नहीं दे रहे। रिफंड चैप्टर का यह मतलब होता है कि बैंक अकाउंट में पैसा लेना है। आप इनिशियल याद करो, इनिशियल मैंने क्या समझाया था कि पैसा देना और उसके बाद कहना कि आप इसको यूज नहीं कर सकते, वो ना देने के बराबर है। आपने मुझे 100 रुपए दिए और आपने कहा ये 100 रुपए सर आप कभी खर्च ही नहीं कर सकते, इस 100 रुपए का यूज ही नहीं कर सकते, तो मैंने बोला ये पैसा मेरे पास वापस आया या ना आया बराबर है साहब, क्योंकि पड़ा है मैं यूज नहीं कर सकता। उसी को हमने अनयूटिलाइज्ड बोला था। और क्यों रिफंड की बात आई? क्योंकि साहब एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, एक्सपोर्ट तो आप वैसे भी टैक्सेबल बना नहीं सकते, क्योंकि आउटसाइड इंडिया जुरिस्डिक्शन पे आप टैक्स लगा नहीं सकते। तो जो मुद्दा है वो इतना याद रखना कि रिफंड नेवर मींस कि आपका पैसा अब आपको वापस नहीं मिलेगा। अरे नहीं, पैसा गया कब था? आपने डेबिट करा, आपको वापस क्रेडिट करना पड़ेगा मेरी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। उसको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रिफंड रिजेक्ट होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका कोई नुकसान हो गया। नुकसान कुछ नहीं हुआ भाई, रिफंड रिजेक्ट होने से नुकसान कुछ भी नहीं है। क्रेडिट लेजर में तो पड़ा है, जिस दिन तूने माल इंडिया में बेचना चालू करा डोमेस्टिक, उस दिन ये तेरे काम आ जाएगा, तू सेट ऑफ करा लेना। उस दिन यही इनपुट टैक्स क्रेडिट तेरे काम आ जाएगा। तू इंडिया में जैसे ही माल बेचना चालू करेगा, ज्यादा एक्सपोर्ट से ज्यादा इंडिया में आप बेचो, डोमेस्टिक सेल करो, सेट ऑफ कराओ, क्या दिक्कत है? क्रेडिट तो हमेशा आपके लिए क्रेडिट लेजर में अवेलेबल रहेगा, बस वो एक्यूमुलेट हो रहा है। बट हाँ, अगर आप यूज कर सकते हो तो करो ना, कौन मना कर रहा है आपको? तो रिफंड रिजेक्शन नेवर मींस एनी लॉस टू द एप्लीकेंट। लॉस नहीं है, बस फॉर द टाइमिंग उसका जो है वो कैपिटल अटक गया, ये मान लो उसका पैसा अटका पड़ा है, बस और कुछ भी नहीं। वो अदरवाइज बैंक में आ जाता अगर ये एप्लीकेशन यहां पर एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन क्योंकि एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई नहीं है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, 15 दिन के अंदर या तो आपने जवाब नहीं दिया, जवाब दिया तो उसको टोटली अनसेटिस्फाई हो गया। अब अगर वो पार्शियली सेटिस्फाई होता, तो देखो कॉमन सेंस की बात है, अब तो तुमको पढ़ाने की जरूरत नहीं, तुमको खुद को समझ में आ गया कि अगर कोई इंसान पार्शियली सेटिस्फाइड है, यानी कि वो कहता है साहब 10,000 का अगर रिफंड अमाउंट है, इफ द रिफंड अमाउंट इज ऑफ 10,000 रुपीज, 5,000 रिजेक्ट होना चाहिए, 5,000 इसको मिल जाना चाहिए, तो 5,000 के रेस्पेक्ट में वो रिजेक्शन ऑर्डर बना देगा, और 5,000 के रेस्पेक्ट में वही कहानी फिर से सेम टू सेम यहां से चालू हो जाएगी कि क्या उसको मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए, तो CWF। क्या ये इसके रेस्पेक्ट में है? हाँ, ये इसके रेस्पेक्ट में, तो बैंक अकाउंट में चल जाएगा। टैक्स पेड या अनयूटिलाइज्ड ITC के, नहीं, ये तो अदर देन है, तो ई क्रेडिट लेजर या ई कैश लेजर, वही कहानी फिर से चालू हो जाएंगी। जो भी अमाउंट यहां एक्सेप्ट होगा, देखो लाइन निकल के कहां गई? ऊपर, वापस वहीं गई सेटिस्फाइड वाले पॉइंट पे, और वहीं से वापस वो सिलसिला चालू हो गया। भैया ये फ्लो चार्ट बनाने में हमारी जान लग गई, 1.5-2 घंटे लगाए हैं, और उसके पहले जो खुद ने वर्किंग करी है वो अलग, उसके बाद ये डायग्राम बना है। अगर ये डायग्राम तुम्हें इंडिया की किसी भी दूसरी GST की किताब में मिल जाए ना, मेरे से फ्री में लेके जाना बुक।
आप मेरे से एक किताब फ्री में लेके जाना, अगर ऐसा डायग्राम जिसमें पूरा सैंक्शनिंग को और पूरा रिजेक्शन को एक साथ ही इंक्लूड कर दिया हो अलोंग विद द इंपैक्ट ऑन प्रोविजनल रिफंड, अभी बताने वाला हूं अलोंग विद द इफेक्ट ऑफ प्रोविजनल रिफंड, एक डायग्राम के अंदर एक पेज पर, ये बुक मैं आपको फ्री में दे दूंगा, आप मेरे पास लेके आ जाना ऐसा डायग्राम, किसी भी जीएसटी की बुक में दे रखा होता, आप खुद देख लो कितना आसान हो गया आपके लिए, क्योंकि पूरी पिक्चर क्लियर होगी आपको। हाजी साहब, पार्शियली एक्सेप्ट कर लिया तो पार्शियली एक्सेप्ट वाले प्रोसीजर में डाल देंगे, पार्शियली रिजेक्ट कर दिया तो आरएफडी 0 है, इधर आपको ऐसे दिखे ना, हाँ पार्शियली रिजेक्ट कर दिया तो इधर चला जाएगा और पार्शियली एक्सेप्ट कर लिया तो उधर चला जाएगा। अब इधर आओ, अच्छा आपने इधर जो है ये रिजेक्शन ऑर्डर, मैंने कहा ना हर ऑर्डर के अगेंस्ट अपील लगाई जा सकती है, अभी वाटर ब्रेक के पहले बताया था, हर ऑर्डर के अगेंस्ट अपील लगाई जा सकती है, तो ये भी रिजेक्शन ऑर्डर है और ये रिफंड का रिजेक्शन ऑर्डर है कि भाई मैं तो कह रहा हूं मेरे को रिफंड मिलना चाहिए, ये आदमी मेरे साथ धोखा कर रहा है, मैं तो अपील करूंगा, कर लो अपील। तो जब तक अपील करने का टाइम बाकी है ना, तब तक ये नहीं माना जाएगा कि आपका जो रिजेक्शन ऑर्डर है वो फाइनल है, लेकिन हाँ, अगर अपील करने का टाइम पीरियड निकल गया तो वो डीम्ड रिजेक्टेड मान लिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि डीम्ड टू बी रिजेक्टेड, अपील नॉट फाइल्ड, ये अपील फाइल्ड बट फाइनली रिजेक्टेड, अपील गए भी, अपील लगाई भी, लेकिन हार के आ गए तो भी डीम्ड रिजेक्ट, और टाइम पीरियड निकल गया तो भी डीम्ड रिजेक्ट, बात खत्म। बोले यहां तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आ रहा हूं मैं प्रोविजनल वाले मुद्दे पे आ रहा हूं मैं, आप लोगों का हो सकता है अगर आप में से किसी का दिमाग चला हो तो आपने बात पकड़ी हो, लेकिन अब भी अगर बात नहीं पकड़ी भाई साहब तो मैं पकड़वाऊंगा। ये वो पूरा पोर्शन है जो मैं अब आपको एक एग्जाम्पल लेकर प्रैक्टिकली समझाऊंगा और बहुत मजा आएगा आपको, ये मेरा वादा है। तो आ जाओ साहब, हम कहाँ थे? हम यहाँ थे। क्या हमारे पास जगह है इस पेज पर? हाँ जी सर, हमारे पास इस पेज पर जगह है और हम यहाँ से समझ सकते हैं। आ जाओ इधर आ जाओ। मैंने कहा कि आपने जो एप्लीकेशन लगाई है वो एप्लीकेशन आपने लगाई है 100 रुपए की, ठीक है? हाँ जी सर, 100 रुपए की एप्लीकेशन लगाई है। RFD 02 जनरेट हो गया, मुबारक हो, RFD 02 जनरेट हो गया। अब नेक्स्ट 7 डेज में आपको 90% प्रोविजनल रिफंड मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है साहब? मुबारक हो, आपको प्रोविजनल रिफंड भी मिल गया। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल आपको प्रोविजनल रिफंड भी मिल गया। 90 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में, कम ऑन, 90 रुपीज आपके, माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहूंगा आपके बैंक अकाउंट में आ चुके हैं, आपके बैंक अकाउंट में आ चुके हैं। आप खुशियां मनाइए। अब हुआ ऐसा कि साहब फाइनली क्या हुआ, फाइनली प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगा कि यार तेरे को 70 रुपए मिलने चाहिए थे, यू आर ओनली लायबल फॉर 70 रुपीज, 30 रुपीज रिजेक्ट होना चाहिए, जिसको मैं बोलता हूं पार्शियली सेटिस्फाइड। वो बंदा पार्शियली सेटिस्फाइड है, वो कह रहा है नहीं यार पूरा 100 रुपए तो नहीं मिलना चाहिए। तो फाइनली मैं कहूंगा यहां पर कि वो पार्शियली सेटिस्फाइड है, ओनली पार्शियली सेटिस्फाइड। नो इन दिस केस वो कहता है कि आपको पेबल होना चाहिए 70। अब तुम खुद दिमाग लगाओ कि 90 तो ऑलरेडी उसके खाते में डाल दिए और अब तुम कह रहे हो कि 70 ही मिलना चाहिए था, तो अब क्या करेंगे? यहां पर प्रोविजनल रिफंड को फाइनल एग्जीक्यूशन, फाइनल ऑर्डर के साथ, प्रोविजनल ऑर्डर को फाइनल ऑर्डर के साथ कंपेयर करके पढ़ा रहा हूं मैं और डायग्राम दिखाऊंगा, अभी मजा आ जाएगा आपको। कुछ नहीं करना दोस्त, आपको भी समझ में आ गया होगा कि 20 रुपए तो उससे वापस लेने हैं, 20 रुपए तो उससे वापस लेने हैं और 10 रुपए उसको वापस देने हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना, अगर आप देखो रिजेक्ट कितना करा आपने? आपने 30 रुपए रिजेक्ट करे उसके, 70 तो आप एक्सेप्ट कर ही रहे हो, 100 की उसने एप्लीकेशन लगाई थी, 30 आपने रिजेक्ट कर दिया, 30 में से 20 आप उसको ऑलरेडी दे चुके हो क्योंकि आपने उसको 90 दे दिया। टेक्निकली जो 20 आप उसको दे चुके हो वो आपको वापस चाहिए, और 10 रुपए जो ऑलरेडी आप उसकी इनपुट टैक्स की जो लेजर थी, जिसको हम बोलते हैं ई क्रेडिट लेजर, जिसको आप डेबिट कर चुके हो पूरे 100 रुपए से, तो उसके पास से तो 100 रुपए पूरे चले गए ना भाई साहब, उसके पास से 100 रुपए पूरे चले गए, 10 रुपए उसको वापस दो, 10 रुपए उसको वापस दो। अभी तक देखो मैं आपको समझाता हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, डोंट वरी, मेरे साथ आ जाओ, अभी आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये है एप्लीकेंट और ये है डिपार्टमेंट। एप्लीकेंट और डिपार्टमेंट के बीच की लड़ाई है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एप्लीकेंट ने 100 रुपए की जब एप्लीकेशन लगाई होगी तो ये डेबिट हो गया होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर डेबिट हो गया होगा 100 रुपए से।
ठीक है। डिपार्टमेंट ने फाइनली अप्रूव कितना करा, 70 रुपए। तो यहां पर जो अप्रूव हुआ वो हुआ 70 रुपए। यानी कि अच्छा, प्रोविजनली उसको बैंक अकाउंट में कितना दे दिया, बैंक अकाउंट उसका क्रेडिट हो चुका है साहब 90 रुपए से। बैंक अकाउंट इसी के बीच प्रोविजनल रिफंड के थ्रू उसका क्रेडिट हो चुका है 90 रुपए से। तो इधर 90 रुपए उसके पास ऑलरेडी पड़े हैं, 100 रुपए उसके पास से गए थे, 90 रुपए उसके पास आ गए, वो 10 रुपए के नुकसान में है, वो 10 रुपए के नुकसान में है। डिपार्टमेंट ने क्या करा, डिपार्टमेंट ने सब 70 रुपए अप्रूव करे, 30 रुपए रिजेक्ट कर दिए। तो मैं लिख भी देता हूं कि 30 जो है मेरे दोस्त वो आपके पास रिजेक्ट हो गया। अब आप क्या करोगे, डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिपार्टमेंट अब इसकी ई लाइबिलिटी रजिस्टर के अंदर, इसका जो ई लाइबिलिटी रजिस्टर है उसके अंदर 20 रुपए जोड़ देगा। ओहो, बिल्कुल साहब, क्योंकि 20 रुपए अब, और ये ई लाइबिलिटी रजिस्टर में जो 20 रुपए जोड़ेगा ना, ये इस तरह से जोड़ेगा जिसके अगेंस्ट आप क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी 20 रुपए इसको बैंक से यानी कैश से ही पे करने पड़ेंगे। ये लाइबिलिटी इसे अपनी कैश लेजर से ही सेट ऑफ करानी पड़ेगी। डिपार्टमेंट इतना होशियार है, तो ये 20 रुपए का चाहकर भी वो आईटीसी यूज नहीं कर पाएगा। और सुनो मजे की बात, कि 20 रुपए का उसकी ई लाइबिलिटी रजिस्टर में जोड़ देंगे, और 30 रुपए क्योंकि रिजेक्ट हुए हैं, 30 रुपीज क्योंकि रिजेक्ट हो गया, तो ये वापस उसकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल दो। यानी कि उसको वापस क्रेडिट दे दो आप, कितने का, 30 का, उसकी ई क्रेडिट लेजर में। तो यहां मैं लिख देता हूं क्रेडिट लेजर, क्या लिखूं, यहां मैं लिख देता हूं क्रेडिट लेजर। ठीक है, ये क्रेडिट लेजर हो गई। आर वी क्लियर विद दिस और नॉट, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब कुछ बच्चों को क्या लगेगा, कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये तो एप्लीकेंट के साथ फायदा हो गया। कैसे, क्योंकि सर देखो 100 रुपए गए थे, वो तो बात खत्म हो गई, 20 रुपए की लाइबिलिटी आ गई, 90 रुपए पहले आ गए थे, 30 रुपए और आ गए। तो बच्चों को क्या लगेगा, सर 90 रुपए तो बैंक में पड़े, 30 रुपए क्रेडिट में और आ गए, तो बच्चा बोलेगा 120 का फायदा हो गया। अब इस 120 में से ये 20 रुपए भर देगा। आपको ये फील आएगा ना कि इस 120 में से 20 भर देगा, वो तो 100 के 100 पे आके खड़ा हो गया। तो दोस्त देखो, मैंने बोला ना, वो तो 100 के 100 पर हमेशा आके खड़ा होगा ही, क्योंकि जब भी रिफंड रिजेक्ट होता है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एप्लीकेंट को कोई नुकसान हुआ है। ये मैंने हैंस प्रूव कर दिया आपको इलस्ट्रेशन लेकर। कभी भी एप्लीकेंट को नुकसान होता है, बिल्कुल नहीं होता है, उसको उसका पैसा वापस मिल जाता है, भले वो क्रेडिट लेजर में मिले। अब होगा क्या, सुनना, तुमने क्या बोला, तुमने बोला कि सर 30 रुपए उसको क्रेडिट में मिल गए। सुनना, तुम क्या बोलोगे कि सर 30 रुपए उसको क्रेडिट में मिल गए, वो यहां से सेट ऑफ कर देगा 20 रुपए को। तुम्हारा जो दिमाग है ना, वो दिमाग कैसे काम करेगा, और किसी भी इंसान का जो भी इनिशियली इस चीज को पढ़ रहा है वो यही सोचेगा कि यार भाई साहब देखो, ये जो 30 रुपए क्रेडिट वापस आया, इसमें से ये 20 रुपए सेट ऑफ करा दूंगा, क्रेडिट से आउटपुट लायबिलिटी सेट ऑफ हो जाएगी, तो 10 तो क्रेडिट मेरे पास बच गया और 90 रुपए मेरे को मिल गए। मजा आ गया साहब, जबकि एक्चुअल में मिलने कितने चाहिए थे, 70। बात तो बैंक अकाउंट में मिलने की है ना, तो बैंक अकाउंट में 90 मिल गए। तो याद रखो दोस्तों, भूलना नहीं है इतनी जल्दी। अभी अभी तुम्हें क्या सिखाया था कि भाई साहब ये जो रुपए जोड़ेंगे ना 20, ये वो वाले 20 रुपए होंगे जिसके अगेंस्ट तुम्हारी क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो भले ही 30 रुपए वापस तुम्हारी क्रेडिट लेजर में डाल दिए हों, आई एम अगेन रिपीटिंग, भले ही 30 रुपए वापस तुम्हारी क्रेडिट लेजर में डाल दिए हों, उसके बावजूद तुम इस 30 रुपए का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज दिस 30 रुपीज अगेंस्ट दीज 20 रुपीज। ये 20 रुपए की लाइबिलिटी को पे करने के लिए आप 30 रुपए का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी ये 20 रुपए आपको इस 90 रुपए में से ही सेट ऑफ कराने पड़ेंगे। तो बैंक अकाउंट में कितना बच जाएगा, 70, 90 में से 20 गया 70, और क्रेडिट लेजर में वापस कितना बच जाएगा, 30 का 30। तो बोल लो भैया 100, बात खत्म, पैसा हजम। 70 रुपए तुम्हें चाहिए थे बैंक में मिल गए, 30 रुपए वापस हमने तुम्हारी क्रेडिट लेजर में डाल दिए, बात खत्म। तो ये अच्छा, डिपार्टमेंट को तो कुछ चाहिए ही नहीं था। ऐसा मत सोचना कि डिपार्टमेंट नुकसान में रह गया। अरे डिपार्टमेंट तो पहले भी जीरो था, आज भी जीरो है। एप्लीकेशन आई उस वक्त भी जीरो था, ये जीरो है। तो मेरा समझाने का मतलब यही है कि रिफंड का कोई लेना देना नहीं होता। और प्रोविजनल रिफंड कैसे सेट ऑफ किया जाएगा वो भी समझा दिया। तो कोई स्टूडेंट अगर ये सोचे कि सर यार वो 90 रुपए तो आप कह रहे थे, 90% तो दे दिया, अब फाइनली अगर कम डिसाइड हो तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, उसका एडजस्टमेंट ऐसे करेंगे, समझ में आ गया तो ठीक, वरना फॉर्मूला बना के भी दे रखा है। जिस बच्चे को रट्टा लगाना है उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला भी है, हम तो सब समझा भी देते हैं और रटा भी देते हैं। इफ प्रोविजनल रिफंड इशूड, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि उसी केस में जहां प्रोविजनल रिफंड हो, क्योंकि केसेस ऐसे भी होते हैं जहां प्रोविजनल रिफंड नहीं होगा।
प्रोविजनल रिफंड सिर्फ जीरो रेटेड के केस में होता है, हमने देख लिया था। तो जीरो रेटेड के अदरवाइज अगर कोई केस है जैसे कि आईडीएस वाला इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, तो वहां ये फंडा लगेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर प्रोविजनल रिफंड इशू हुआ ही नहीं होगा, वहां पर तो प्रोविजनल रिफंड इशू हुआ ही नहीं होगा। अब अगर प्रोविजनल रिफंड इशू हुआ है, अमाउंट एक्सेप्टेड इज मोर देन प्रोविजनल रिफंड, अमाउंट एक्सेप्टेड इज मोर देन प्रोविजनल रिफंड। प्रोविजनल आपने 90 रुपए दिए थे और अमाउंट एक्सेप्ट हो गया 95, आहा, सिर्फ 5 रुपए ही रिजेक्ट हुए हैं। 100 की एप्लीकेशन लगाई, 95 एक्सेप्ट हो गया, 90 प्रोविजनल मिला हुआ था, 5 रिजेक्ट हो गया। अब तुम खुद दिमाग लगाओ क्या होगा। जो 5 रिजेक्ट हुआ उसको क्रेडिट लेजर में डाल देंगे, और जो 5 एक्स्ट्रा एक्सेप्ट कर लिया उसको और बैंक अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि 90 तो ऑलरेडी डाल रखे हैं। तो RFD 06 जो आपका इशू होगा वो कैसे इशू होगा, अमाउंट एक्सेप्टेड कितना है 95 माइनस अमाउंट ऑफ प्रोविजनल रिफंड 90, तो 5 रुपए के रेस्पेक्ट में क्या इशू हो जाएगा, RFD 06 किसके साथ, पेमेंट ऑर्डर के साथ RFD 05, और बैंक में आ जाएंगे। टोटल 95 अप्रूव हुए थे, 90 पहले आ गए, 5 अब आ गए। और फिर PMT 03 के थ्रू, PMT 03 क्या होता है, ये भी एक फॉर्म होता है जिसके थ्रू क्रेडिट लेजर में पैसा डाला जाता है। तो डिपार्टमेंट PMT 03 के थ्रू 5 रुपए, और 5 रुपए किस फॉर्मूले से निकलेंगे, अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम्ड, मांगा कितना था 100 रुपए, अमाउंट एक्सेप्ट कितना हुआ 95 रुपीज, तो ये 5 रुपए आपके क्रेडिट लेजर में डाल दी जाएंगे। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो, है ना यार जोरदार चीज। भाई इसको बनाने में टाइम बहुत लगता है लेकिन यार, तो तुम लोग शेयर नहीं करोगे, अगर वर्ड ऑफ माउथ वाला खेल है साहब, अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं बताओगे कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, सर के नोट्स बहुत शानदार है, मामला डन है दोस्त, तो फिर मजा नहीं आएगा यार, फिर उतना मुझे एप्रिसिएशन नहीं मिल पाएगा, मेरे काम का मुझे फल नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग ही हो जो मुझे फल दिला सकते हो मेरी मेहनत का। प्लीज डू शेयर विद एवरी पर्सन यू नो अबाउट GST कि सर MM सर की क्लासेस ले लीजिए। मैं प्रोफेशनल्स के लिए भी कोर्स है, स्टूडेंट्स के लिए भी कोर्स है, चाहे CMA हो, चाहे CS हो, चाहे आपका CA कोर्स हो, सबके लिए, यहाँ तक कि जो अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं उनके लिए भी मैंने GST प्रैक्टिशनर कोर्स डिजाइन कर रखा है। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि इतनी मेहनत आपके लिए करी है, चीजों को इतना अच्छे से समझाया है, तकरीबन 120 घंटे से ऊपर मैंने बोला हम पढ़ चुके हैं, आपने खुद ने देखा होगा कि दम है कि नहीं है। तो अगर दम लगता है मेरे दोस्त तो प्लीज डू शेयर यार, ठीक है। अच्छा, अगर अमाउंट एक्सेप्टेड कम हो, जैसा कि हमारे केस में था 70 और प्रोविजनल रिफंड दे चुके हैं 90, तो प्रोविजनल रिफंड इज मोर देन द अमाउंट एक्सेप्टेड, तो देखो एडेड इन लायबिलिटी लेजर, वो भी DRC 07, ये इंपॉर्टेंट है DRC 07। ये DRC 07 खतरनाक चीज है। DRC 07 के थ्रू अगर लायबिलिटी लेजर बढ़ाई गई है तो आप क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी DRC 07 का पेमेंट करने के लिए आप अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज नहीं कर सकते, ये बैंक अकाउंट से करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोविजनल रिफंड 90, अमाउंट एक्सेप्टेड 70, 20 रुपीज आपके लायबिलिटी लेजर में जोड़ देंगे, और रिक्रेडिट PMT 03, अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम्ड 100 रुपए, अमाउंट एक्सेप्टेड 70 रुपए, 30 रुपए आपकी क्रेडिट लेजर में डाल देंगे। तो जो भी स्टूडेंट ये सोचकर कंफ्यूज हो रहा था कि सर वो प्रोविजनल रिफंड का मामला कैसे एडजस्ट करेंगे दोस्त, वैसे एडजस्ट होगा। और इसी के साथ आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने फाइनली पूरा रिफंड का जो प्रोसीजरल पार्ट था वो भी कंप्लीट कर लिया। इसी को अगर पढ़ने बैठते तो डबल टाइम लगता और कंफ्यूजन बहुत सारा रहता। तो जो हमने मामला बनाया था किसका, कि इस चैप्टर के अंदर कितने पार्ट हैं साहब, 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं बताओ, 3 पार्ट हैं, 3 फेजेस में इस चैप्टर को हमें पढ़ना था। ये रहे वो 3 फेज, और जानकर खुशी होगी जैसा कि मैंने बोला तीनों फेजेस हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हमने ये प्री रिक्विजिट्स कंप्लीट करें, फिर हमने ये कंप्लीट करा जहां एप्लीकेशन बनानी सीखी, उसके साथ क्या क्या एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट लगाना है वो देखा, और फाइनली हमने प्रोसीजरल पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। लेकिन आप सभी को ये भी याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि 3 फेजेस हैं इस चैप्टर को पढ़ने के, और उसके बाद कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स भी हैं जो डिस्कस करने पड़ेंगे। तो चैप्टर तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने पहले भी कहा था कि चैप्टर दोस्त बड़ा चैप्टर है, मुझे पता है चैप्टर बड़ा है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट था। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी एक बड़ा चैप्टर था, क्योंकि उसके अंदर 16, 17, 18 के बाद में 19, 20, 21 भी थे, जिसको मैंने जॉब वर्क बोलकर और ISD बोलकर